हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विषय भूगोल कक्षा 9 पाठ संख्या 4 जलवायु, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं, इस चैप्टर का संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए इस पाठ को हम लोग शुरू किया जाए। शुरुआत करते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका उत्तर है तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिनराम मेघालय में होती है। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो इसे हम काल वैसाखी कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? यह 1 जून से होता है। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ रहता है? खिलनमर्ग में रहता है। यह जम्मू कश्मीर में है, जो कि गुलमर्ग से और उत्तर दिशा में है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? तो इसे आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ रिक्त स्थानों को भरें। जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से अधिक रहता है। उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर कम होती है। मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब के नाविकों ने किया था। पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। पर्वत का पवन अभिमुख भाग वृष्टि छाया का प्रदेश होता है। यहाँ वृष्टि होगा, वृष्टि यानी कि कम वर्षा होती है। निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बतलाइए। क, पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। इसका उत्तर पेज संख्या 63 में दिया हुआ है। बंगाल की खाड़ी शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्न दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने के पहले ही सूख जाती हैं। अरब सागर शाखा की हवाएं भी वहां जाकर अरावली के समानांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती है तथा दोनों हालत में वह क्षेत्र सूखा रह जाता है। यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग एक मरुस्थल बन गया है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। इसका उत्तर पेज संख्या 57 में दिया हुआ है। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटते मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इसका उत्तर पेज संख्या 63 में दिया हुआ है। यह रहा 3 का ग का उत्तर। भारत में अधिकतर वर्षा यानी 85% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में यहाँ के किसान खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चित होने के कारण कभी फसल मारी जाती है तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इसका अर्थ हो गया कि कभी मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी हुई, कभी मानसून खराब हुआ तो फसल खराब हुई। मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका उत्तर भी पेज संख्या 63 में दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा वर्षा असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में होती है। यहाँ चेरापूंजी और मौसिनराम है, जहाँ जून से सितंबर तक 823 सेंटीमीटर से तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है। इसका उत्तर पेज संख्या 51 में दिया हुआ है। यह रहा 3 के अंगा का उत्तर। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है,
वायुमंडल विरल होता जाता है तथा तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित ऊटकमंड अर्थात ऊटी तमिलनाडु में तापमान काफ़ी कम रहता है और गर्मी में काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? इसका उत्तर है 57। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र हैं। लौटते मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। फेरेल का क्या नियम है? इसका उत्तर पेज संख्या 52 में दिया हुआ है। यह रहा लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 ख का उत्तर। गर्मी में सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरेल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। यही है फेरेल का नियम। जेट स्ट्रीम क्या है? इसका उत्तर पेज संख्या 52 में दिया हुआ है। ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंश हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। अतः इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। अतः पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाती है। तब एक अन्य पूर्वी जेट धारा जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहलाता है, गर्मी में अप्रैल से अगस्त दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा करती है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायु दाब में अंतर तथा पवन की दिशा मुख्य कारक है। तो इस तरह से जेट धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक पश्चिमी जेट धाराएं और दूसरी पूर्वी जेट धाराएं। भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। इसका उत्तर है पेज संख्या 57 में। यह रहा लघु उत्तरीय प्रश्न 4 घ का उत्तर। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, किसी 3 को चुन सकते हैं। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर, पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। मानसून कभी पहले कभी देर से आती है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि लाती है। फलतः फसलें प्रभावित होती हैं तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती है। तो यह कोई 3 पॉइंट्स हम इसमें से चुन सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। लू से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर पेज संख्या 60 पर दिया हुआ है। 4 का 5वें नंबर यानी अंगह का उत्तर। उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है जिसे लू कहते हैं। इसी समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है। तो इसी गर्मी के दिनों में जब गर्म और शुष्क हवा होती है जो बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है, जो धूल भरी होती है आंधी के रूप में, उसे ही हम लू कहते हैं। मानसून का विस्फोट क्या है? इसका उत्तर पेज संख्या 60 में दिया हुआ है। यह रहा है इसका उत्तर। आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है।
आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का फटना, मानसून ब्रस्ट यानी मानसून विस्फोट कहा जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह जगह मूसलाधार वर्षा शुरू कर देती है। यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्रों का नाम बताइए। तो भारत का सबसे गर्म क्षेत्र हो गया फलोदी, राजस्थान। यह राजस्थान में फलोदी नाम का क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर भी हम जानते हैं। तो यह सबसे गर्म क्षेत्र है। और भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास, कारगिल, जम्मू कश्मीर में है। इसे हम सबसे ठंडे क्षेत्र के रूप में जानते हैं। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें। प्रश्न 1, भारत की मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं। जिसका उत्तर पेज संख्या 53, 54, 55 में है, 53, 54 और 55 में है। भारतीय मानसून, यह 5 का यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो गया। भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ वर्षा होता है। अच्छा मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा है। भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। अतः इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। गर्मी के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है, तब भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। फलतः वहाँ एक वृहद तथा गहन न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। किंतु मकर रेखा के पास सूर्य की तिरछी किरणों के कारण तापीय प्रभाव कम रहता है। इससे तुलनात्मक दृष्टि से उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ की वायु राशि भारत में विकसित निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर जब विषुवत रेखा को पार करती है, तब कोरियालिस बल यानी फेरेल के नियम के कारण अपनी दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर पूर्व दिशा में चलती हुई भारत के केरल तट पर पहुँचती है। यह पवन दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है, जो मूलतः दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन का विस्तार है। ये हजारों किलोमीटर समुद्री मार्ग से आने के कारण प्रचुर जलवाष्प लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचती है और शीघ्र ही यह 13 से 15 जून तक मुंबई, कोलकाता होते हुए मध्य जुलाई तक संपूर्ण भारत पर छा जाती है। मानसूनी हवाओं के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोधक बनता है, तो वहाँ से यह ऊपर उठकर घनीभूत हो जाती है, जिससे भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट, सह्याद्री का पश्चिमी ढाल तथा हिमालय के पश्चिमी ढलान पर भारी वर्षा का यही कारण है। सामान्यतः पर्वत के पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा तो होती है, किंतु पर्वत का पवन विमुख ढाल वृष्टि छाया में पड़ जाता है, जिससे बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, इसलिए कम वर्षा का क्षेत्र है। नवंबर दिसंबर में सूर्य मकर रेखा क्षेत्र पर लंबवत चमकने लगता है, फलतः वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी समय अपने देश में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिससे उच्च दाब क्षेत्र बनने लगता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है, वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है। उत्तर पूर्वी मानसून का काल इस प्रकार मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक प्रभावी रहता है। इससे भारत के दक्षिणी तटीय भाग में कहीं कहीं वर्षा होती है। इस अवधि में पछुआ पवन की पेटी के दक्षिण की ओर खिसक जाने से पछुआ पवन विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है और रबी फसलों को लाभ देती है। परिणाम स्वरूप अब दक्षिण पश्चिम मानसून का आगे बढ़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। सितंबर को यह राजस्थान मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाता। 15 सितंबर तक यह चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर तक रुक जाता है। अक्टूबर तक यह मुंबई, भोपाल तथा लखनऊ को छोड़ देता है। 10 अक्टूबर तक यह उत्तरी भारत को छोड़ देता है तथा 15 नवंबर तक यह पूरे भारत को छोड़ देता है। इसे लौटते मानसून कहते हैं।
भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, किसी एक का भौगोलिक विवरण दीजिए। इसका उत्तर पेज संख्या 58, 59 और 60 में दिया हुआ है। भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं जो अन्य किसी देश में दुर्लभ हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नलिखित 4 ऋतुएं हैं। शीत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक 4 माह होती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक 3 माह रहती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक 3 माह रहती है। लौटती मानसून ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर 2 माह रहती है। अब इसमें से किसी एक ऋतु के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग शरद ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत में औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और गंगा के मैदानी भाग में 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। इस समय चेन्नई का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कलकत्ता का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पटना का 17 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दिल्ली का 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सबसे अधिक ठंडक उत्तरी पश्चिमी भाग में रहती है, अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, शुष्क होती हैं तथा वर्षा नहीं करती। आकाश स्वच्छ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से हो जाती है, जिससे पारा नीचे गिर जाता है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड में इन दिनों हिमपात होता है। इस ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दूसरी दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में। उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है, जो दिसंबर से मार्च तक पूर्वी भूमध्य सागर से इराक, ईरान तथा पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचती है। यह वर्षा मात्र 3 से 6 सेंटीमीटर ही होती है, पर रबी फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। जनवरी फरवरी में उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में तमिलनाडु में वर्षा कराती है और इस वर्षा से वहाँ जाड़े में चावल की कृषि होती है। तो हम लोगों ने ऋतुओं को नाम जाना और शरद ऋतु के बारे में विस्तार से जाना। भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर पेज संख्या 51, 52, 53 में दिया हुआ है। यह रहा इसका उत्तर। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अतः दक्षिण भारत गर्म और उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। दूसरा पॉइंट है ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। जाड़े में मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं जा पाती, जिससे यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता, परंतु गर्मी में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा कराती है। नेक्स्ट है वायुदाब एवं पवन। यह भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। वायुदाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। फलतः इनसे वर्षा नहीं होती है।
गर्मी में यह स्थिति उलट जाती है क्योंकि सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती हैं। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरेल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंश हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग से चलते हैं। अतः इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। अतः पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाती है। तब एक अन्य पूर्वी जेट धारा जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहलाता है गर्मी में यानी अप्रैल से अगस्त में दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा करती है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायु दाब में अंतर तथा पवन की दिशा मुख्य कारक है। जल एवं स्थल का वितरण भी एक मुख्य कारण है भारत में जलवायु को प्रभावित करने में। भारत की जलवायु को यहाँ के जल और स्थल वितरण ने भी प्रभावित किया है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है क्योंकि जल भाग देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। वहाँ तापांतर कम होने के कारण जलवायु सम बना रहता है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं, पर उत्तर भारत में समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः वहाँ जाड़े में खूब जाड़ा, गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, जलवायु विषम बन जाती है। यही कारण है कि दिल्ली में जाड़े में ऊनी कपड़े तथा गर्मी में बर्फ़ दोनों की खूब बिक्री होती है। जेट धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर पेज संख्या 52 में दिया हुआ है। 5 का घ। यह जेट धाराएं दो तरह की होती है, पश्चिमी जेट धाराएं, पूर्वी जेट धाराएं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 55 एवं 57 पर है। यह रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 5 यानी अंगः का उत्तर। मानसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है, फिर भी इसके सामान्य स्वभाव निम्नलिखित हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। कलकत्ता में 162.5 सेंटीमीटर, पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पॉइंट नंबर 3, मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। पॉइंट नंबर 4, गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है और मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है। कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। पॉइंट नंबर 6, मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है और जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। पॉइंट नंबर 7, मानसून कभी पहले कभी देर से आती है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि लाती है, फलतः फसलें प्रभावित होती है तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती है। एल नीनो एवं ला नीना में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर पेज संख्या 53 में दिया हुआ है। यह रहा उत्तर एल नीनो और ला नीना।
एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु होता है। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वेडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 1987 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। दूसरी ओर जिस वर्ष यह गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती उस वर्ष भारत में मानसून सामान्य रहता है तथा अच्छी वर्षा होती है और कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आइए अब हम जानें ला नीना किसे कहते हैं। इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू तट पर होती है। यह ठंडी जलधारा भी पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती है। इस उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती हैं। इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन में भी भारी वर्षा होती है। तो यह हुआ एल नीनो और ला नीना का दोनों का अलग अलग परिभाषा और यही अंतर हो गया। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 मानचित्र कला को देखें। क 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र, इसका उत्तर पेज संख्या 62 में दिया हुआ है। 400 से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यह काले रंग से डिनोट किया हुआ है। तो यह पश्चिमी तटीय प्रदेश हो गया जो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, गोवा, केरल के तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। कुछ यह अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ यहाँ पर पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का क्षेत्र और आसाम का क्षेत्र है। कुछ यहाँ मेघालय और त्रिपुरा का क्षेत्र है। और इस तरह से यह 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र, पेज संख्या 62। 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र सफ़ेद रंग से दिखाया गया है। तो यह राजस्थान का थार मरुस्थल का क्षेत्र हो गया। यह जम्मू कश्मीर का, यह लद्दाख का क्षेत्र हो गया। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक का कुछ हिस्सा यह क्षेत्र हो गया जहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा को दिखाएं। तो यह उत्तर पेज संख्या 55 में है। यह रहा इसका उत्तर। यह सभी जो अरब सागर से केरल तट की तरफ प्रवेश कर रही हैं यह दक्षिण पश्चिम मानसून होती हैं और यही इसकी दिशा है। और ये सब दिशाएं इधर दक्षिण पश्चिम से भारत में घुस रही हैं और यही इसकी दिशा हो गई। घ, शीतकालीन वर्षा वाले क्षेत्र दिखाएं मानचित्र में। तो इसका उत्तर पेज संख्या 56 में दिया हुआ है। यह रहा इसका उत्तर। शीतकालीन क्षेत्र का मतलब हम लोग लास्ट अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर की बात कर रहे हैं। यह शीतकालीन क्षेत्र का हुआ जो कि दिसंबर, यहाँ 1 दिसंबर तमिलनाडु का क्षेत्र दिख रहा है। ये नवंबर, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 15 अक्टूबर ये क्षेत्र दिया हुआ है। तो यही शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र है और इस जगह शीतकालीन वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। यह भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया जिसमें हम तमिलनाडु या केरल का क्षेत्र शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने भूगोल कक्षा 9 अध्याय 4 जलवायु क्लाइमेट के संपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर को किया। उम्मीद करता हूँ
आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।